आज की इस वीडियो में हम जो केस डिस्कस करने वाले हैं, पहले उसकी इम्पोर्टेंस समझ लेते हैं। जब भी कोई लॉ स्टूडेंट लॉ कॉलेज में एंटर करता है तो उसके टीचर्स और उसके सीनियर्स केशवानंदा भारती केस के बारे में ज़रूर बताते हैं। सुना है इस केस के बारे में, जो इंडिया का लॉन्गेस्ट चलने वाला केस है। 68 डेज के लिए चली थी इसकी प्रोसीडिंग, जिसमें से 100 से ज़्यादा केसेस को साइट किया गया था। और क्या गलत है और क्या नहीं, ये समझने के लिए 70 से ज़्यादा कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर किया गया था। और इसका जजमेंट पता है कितने पेजेस का है? 703 पेजेस का। जो कि सबसे ज़रूरी बात यह है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉज में से ये केस आता है, जिसका नाम है केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, जिसे आज की वीडियो में हम ये केस डिस्कस करेंगे। हे एवरीबॉडी, आई एम एडवोकेट शालिनी राजपूत एंड यू आर वाचिंग लॉ एडमिनिस्ट्रेशन। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इस केस का सबसे पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं। देखिए, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद सारे स्टेट्स अपने अपने एरिया के सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करने में जुट जाते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स मिल जाते हैं। तब उन्हें ये रियलाइज नहीं होता कि इक्वालिटी उनका एक राइट है, उनका हक है। देखिए, तब के टाइम में जो सिस्टम था वो ये था, रिसोर्सेज और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही था। और धीरे धीरे ये रियलाइज होने लगा कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो सही नहीं है, और इसे चेंज करने के लिए सारे स्टेट्स अपने एग्जिस्टेंस लॉज में अपने सिस्टम को चेंज करने में लग जाते हैं। और ऐसे ही कुछ किया केरला के स्टेट गवर्नमेंट ने भी। केरला के स्टेट गवर्नमेंट ने अपने स्टेट के सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करने के लिए कुछ जमींदारी सिस्टम, लैंड ओनरशिप, टेनेंसी लॉज, इन सब लॉज को ठीक करने के लिए केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963 को पास किया। एंड अब ये जो लैंड रिफॉर्म एक्ट था, ये रिस्ट्रिक्शन लगाते थे कौन कितना लैंड ओन कर सकता है। बेसिकली ये सिटीजन्स के प्रॉपर्टी राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करते थे। तो इस एक्ट को यूज करते हुए स्टेट गवर्नमेंट केरला के कसौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के एडनीर मठ का लैंड एक्वायर कर लेती है। गवर्नमेंट के इस टेक ओवर के कारण मठ की इनकम खत्म हो जाती है और उन्हें सारे कामकाज संभालने में दिक्कत होने लगती है। तो इस लैंड एक्विजिशन को एडनीर मठ के हेड चैलेंज करते हैं, जो है श्री केशवानंदा भारती, और उन्हें इस केस को सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट किया नाना भाई पालकीवाला ने। देखिए, जो ये लैंड रिफॉर्म एक्ट है, ये सिटीजन्स के राइट टू प्रॉपर्टी पे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करते थे। इसलिए मार्च 1970 को केशवानंदा भारती ने लैंड रिफॉर्म एक्ट को चैलेंज और अपोज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल करी और ये कहा कि ये जो लैंड रिफॉर्म एक्ट्स हैं, ये मेरे फंडामेंटल राइट जैसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F, आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 26 को वॉयलेट करते हैं। उनका कहना था कि एक लैंड ओन करना और उसे मैनेज करना एक सिटीजन का फंडामेंटल राइट होता है और इस फंडामेंटल को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। अच्छा, उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में और भी कई सारे केसेस चल रहे थे, जैसे बैंक नेशनलाइजेशन का केस हो गया, माधवराव का केस हो गया, या फिर गोलकनाथ का केस हो गया। और इन सारे ही केसेस में आपको ये क्लियरली ये दिख जाएगा कि दो बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टीज पावर स्ट्रगल कर रही थी। और ये दो पार्टीज कौन कौन सी हैं? एक हो गई आपकी पार्लियामेंट और दूसरी थी सुप्रीम कोर्ट। तो एक हाथ में पार्लियामेंट का क्या कहना था कि वो आर्टिकल 368 के थ्रू हमारे ये पावर्स मिली हुई है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को जैसे चाहे वैसे अमेंड कर सकते हैं, हमारे पास अनलिमिटेड पावर्स हैं। पर पार्लियामेंट के स्टेटमेंट से सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी एग्री नहीं करती थी। तभी तो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की 11 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, उनके सामने जब ये क्वेश्चन आया कि पार्लियामेंट के पास क्या इतनी पावर्स है कि वो जैसे चाहे वैसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकती है, तब इस केस में इस क्वेश्चन को आंसर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर्स को काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दी गई। इसके बाद पार्लियामेंट क्या करती है, अपने ऊपर ये लगे हुए रिस्ट्रिक्शंस को हटाने के लिए वो 25th, 26th एंड 29th अमेंडमेंट एक्ट लेकर आती है, ताकि पार्लियामेंट को उसके सारी पावर्स मिल सके। चलिए अब इन 3 अमेंडमेंट्स को समझ लेते हैं। तो 24th अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की पावर
देती है, कहती है कि पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि पार्लियामेंट किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकती है। इसके बाद है 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें कहा राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल किया जा सकता है, राइट टू प्रॉपर्टी पे रिस्ट्रिक्शंस लगा जा सकती है और गवर्नमेंट पब्लिक यूज के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है और इसके लिए कॉम्पनसेशन देना होगा वो पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगी, कोर्ट्स नहीं। नेक्स्ट है 29th अमेंडमेंट एक्ट। तो इस अमेंडमेंट में लैंड रिफॉर्म एक्ट को 9 शेड्यूल में डाल दिया। अब आप सब सोच रहे हो कि 9 शेड्यूल में ऐसा क्या बात है। देखिए 9 शेड्यूल में जो भी लॉज जाते हैं उस पर क्वेश्चंस नहीं उठा सकते, कोर्ट्स में उन लॉज को रिव्यू नहीं कर सकते और लैंड रिफॉर्म एक्ट्स को किसी भी टाइप के क्वेश्चनिंग से इम्यूनिटी मिल सक जाएगी 9 शेड्यूल में आ जाने के बाद। तो केशवानंदा भारती केस में लैंड रिफॉर्म एक्ट के साथ साथ इन 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को भी चैलेंज किया गया था। तो बेसिकली इस केस में बहुत सारे मुद्दे उठाए गए थे, पर जो केस का मेन क्वेश्चन था वो ये था कि सबसे पहले कि क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, और अगर इसका आंसर हाँ है तो पार्लियामेंट के पास जो पावर्स है वो कितनी एक्सटेंड तक रहेंगी, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है। ये 2 मेन क्वेश्चन थे जो इस केस में डिस्कस हुए थे। तो चलिए एक एक करके इस केस के जो आर्ग्यूमेंट से पिटिशनर साइड से और रिस्पोंडेंट साइड से उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पिटिशनर साइड के आर्ग्यूमेंट्स। तो पिटिशनर का सबसे पहला पॉइंट ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 368 है जो पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करने की पावर देता है, ये एक एब्सोल्यूट पावर नहीं है, ये बल्कि ये उसके ऑपोजिट है। ये बेसिकली एक लिमिटेड पावर है, एक रिस्ट्रिक्टिव पावर है। तो पार्लियामेंट अपने मन से जो चाहे वो प्रोविजन ऐड नहीं कर सकता है क्योंकि ये एक पावर लिमिटेड है और रिस्ट्रिक्टिव है। उनका सेकंड पॉइंट ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स दिए गए हैं वो सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए दिए गए हैं, जैसे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F जो राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है। दूसरा, पिटिशनर का ये कहना भी था कि 24th एंड 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिससे आर्टिकल 31 क्लॉज C इंसर्ट किया गया था, ये सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स के पर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करता है, उन्हें कर्टेल करता है, जो कि एक गलत एक्ट है। और दूसरी ही तरफ रिस्पोंडेंट का कहना था कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की भरपूर पावर है, अनलिमिटेड एंड एब्सोल्यूट पावर है। उनके हिसाब से स्टेट को अपनी सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन बेटर करनी होती है। ऐसे में पार्लियामेंट के पावर को रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी पावर्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया तो ऐसे में टाइम के साथ साथ सोसाइटी की नीड्स को कभी फुलफिल नहीं कर पाएंगे। रिस्पोंडेंट के हिसाब से पार्लियामेंट के पास कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फर्म एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इन कुछ पे फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने की पावर होती है। क्या आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की अब तक सबसे चलने वाली 13 जजेस बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। तो चलिए अब इस केस की जजमेंट को भी देख लेते हैं। तो इस केस का जजमेंट आया था 7:6 की मेजॉरिटी से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले वाले गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में, जिसमें ये कहा गया था कि पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की पावर नहीं है, इसे जजमेंट को गलत ठहराया था, इसे ओवररूल्ड किया। इसी के साथ ही 24th अमेंडमेंट एक्ट जो चैलेंज हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि पार्लियामेंट चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकती है, इसे वैलिड कहा। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट के पास ये पूरी पावर है, किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकती है। पर ये सब तो हुआ पहले क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर, जो पूछता है कि पार्लियामेंट के पास जो पावर्स है वो कितनी एक्सटेंड तक रहेगी। तो इसे आंसर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छी तरीके से ये कहा कि भले ही पार्लियामेंट के पास ये पूरी पावर्स है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को अमेंड कर सकती है, पर अपनी अमेंडिंग पावर को इस तरीके से इस्तेमाल कर सकती है जिससे कि वो बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फीचर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो बेसिक एसेंशियल है फीचर, उसे वो हैम्पर ना कर सके, उसमें इंटरफेयर ना कर सके, और इसे ही कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इसी के साथ साथ ही इस केस में 25th एंड 29th अमेंडमेंट एक्ट को भी वैलिड कहा, पर साथ ही साथ ऐसा भी कहा कि अगर ऐसा कोई लॉ है जिससे 9th शेड्यूल में डाला गया है पर वो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक फीचर्स को वॉयलेट करता है,
तो फिर उन लॉज के जुडिशियल रिव्यूज हो सकता है, उन्हें कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। 24 अप्रैल 1973 को इस लैंडमार्क जजमेंट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को इंट्रोड्यूस किया। इस केस में ऐसा कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट तो नहीं दी गई थी कि ये कुछ ऐसे फीचर्स होंगे कि जो बेसिक एलिमेंट्स होंगे, पर एक इंडक्टिव लिस्ट दी गई है कि ये जो सारे फीचर्स हैं ये सारे बेसिक फीचर्स के लिए क्वालिफाई करेंगे। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि आगे आने वाले टाइम में और भी फीचर्स इस लिस्ट में ऐड अप हो सकते हैं, पर कोई एसेंशियल एलिमेंट है या नहीं, बेसिक फीचर है या नहीं, ये सब केस टू केस वेरी करेंगे। और ये सब कौन डिसाइड करेगा? ये सब कोर्ट ही डिसाइड करेगी। तो ये केस इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई। उस क्रिएटिविटी को यूज करते हुए एक नया डॉक्ट्रिन, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को इंट्रोड्यूस किया, जिसके थ्रू उन्होंने एक हाथ में पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर्स और एब्सोल्यूट पावर तो दी, पर साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर फीचर्स के साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। एक केस ने आने वाले सालों के लिए इंडिया की डेमोक्रेसी को सेफगार्ड किया। तो ये था आज की वीडियो केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के ऊपर। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ इंपॉर्टेंट सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो आज की इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं सबका आंसर जरूर करूंगी। और ऐसे ही जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही साथ लॉ एडमिनिस्ट्रेशन के इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें बहुत ही इंटरैक्टिव चीजें आपको मिलेंगी। सो गाइज, दैट्स इट फॉर नाउ। प्लीज कीप वॉचिंग लॉ एडमिनिस्ट्रेशन। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। बाय।